चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बजट जो है बनाने का काम करना ही क्यों है। उस पर हम लोग बहुत सारी बातें हमने सीखी थी कि अगर हमने बजटिंग नहीं करी तो किसी एक रिसोर्स पर हम कुछ ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे जिन रिसोर्सेस पर हमें पैसा खर्च करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। अगर हमारे सामने 10 जरूरतें इकट्ठी सामने रखी हुई हैं और हमें पता है कि इस पर कितनी, इस पर कितनी, इस पर कितनी, तो हम उन 10 जरूरतों के बारे में बहुत अच्छे से फैसला ले सकते हैं, है ना। बट अगर हमने जरूरतों का मुज़ाकरा हमने किया ही नहीं, जरूरतों की एनालिसिस हमने करी ही नहीं, बस आंखें बंद करके जितना दिल दिल चाहे जिस पर खर्च कर दिया पैसा, तो साहब नितिन गडकरी जी तो 50,000 करोड़ रुपए अपने रोड बनाने पे लग जाएंगे, बट बाकी की जनता जो है बेचारी भुखमरी में गुजर जाएगी। और इतनी भुखमरी हो जाएगी कि खाना खाना, गाड़ी खरीदना तो बहुत दूर की बात कि उस अच्छे रास्ते पर वो चला सकें गाड़ियां, खाना खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। तो वी हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस। तो हम ये मकसद नहीं बल्कि बहुत सारे मकासद हम पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ रहे थे कि बजट बनाने का ही क्यों। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि साहब इस ग्रुप से पैसा खींचकर यहां पर पहुंचाओ और इस ग्रुप की मदद करो। तो कैसे करना था वो? उनसे टैक्सेस ज्यादा लेकर इन लोगों को सब्सिडीज दो और दूसरी ऐसी चीजें जो पब्लिक सेक्टर्स जिस पर कोई भी काम करने के लिए इच्छुक ही नहीं है। क्यों नहीं है इच्छुक? क्यों नहीं है इच्छुक? क्योंकि उनको ये लगता है कि साहब इसमें ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं है। जैसे हमने बताया था लॉ एंड डिफेंस सर्विसेज कि साहब इसमें आपको जो भी काम करना है वो फॉर द पर्पज ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, इसलिए उन चीजों को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है। मेरा बच्चा इधर, उन चीजों को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज एमबीबीएस डॉक्टर, वो अभी पीजी करने की बात सोच रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि हसन अभी हम लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम अच्छे बड़े क्या बोलते हैं सो उसमें अच्छे बड़े हम हॉस्पिटल में जॉब कर लें, बट यार अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलती हैं और सोचता भी मैं यही हूं, बट यार अभी ना पीजी करना है क्योंकि मुझे, तो पीजी करने के बाद शायद मैं बड़े हॉस्पिटल चला जाऊं या मैं अपना हॉस्पिटल खोल लूं, लेकिन फिलहाल तो है मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करूंगा। लेकिन यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे बहुत कम है यार, 70-80 हज़ार रुपये मिलते हैं बस। लेकिन वहां अपने हॉस्पिटल में आप खोलोगे अगर, तो सिर्फ एक एमबीबीएस डॉक्टर को आराम से 3 से 4 लाख रुपए महीना मिल जाएगा। तो अभी के अभी में उनको ये लग रहा है कि साहब पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करना गलत है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करना गलत है, अपने हॉस्पिटल्स में ज्यादा है। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि ज्यादा पैसे हमें डॉक्टर्स बाहर प्राइवेट में मिल जाएंगे। द पॉइंट हियर इज जहां पर भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वहां पर कोई भी इंसान काम करने की नहीं सोचता। बिल्कुल सेम वे में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पर हम लोग चाहते हैं कि बिना बिना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्या कोई डिस्ट्रिक्ट बन सकती है? हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाजमी है। साहब साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो बना दिया, कोई डॉक्टर ही अपॉइंटेड नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन वो हॉस्पिटल में डॉक्टर लाएगा कहां से? उसके लिए गवर्नमेंट को उनको अच्छी सैलरीज देनी पड़ेंगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट आपसे बहुत पैसा वसूल कर रही है? अगर आप उस डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं तो 2 रुपए का पर्चा, 2 रुपए का पर्चा। अब आप ये बात सोचिए, ये सारी फैसिलिटीज क्यों दे रही है गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि हर किसी के पास पे करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जिम्मा गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये एक बारी पढ़ेंगे, संभाल के पढ़िएगा, संभाल के जरा बेटा।
ये वाली बात, पब्लिक गुड्स वाली बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है। क्या होते हैं पब्लिक गुड्स बेटा? दो शर्तें थी, बड़ी बड़ी, यहां पर गंदी सी हैंडराइटिंग थी, यहां पर लिखी हुई, यहां पर और यहां पर। पार्क वाली बात थी कुछ, तो क्या वर्ड था एक बहुत जरूरी, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर, कुछ था, गंदी सी हैंडराइटिंग लिखी हुई थी, कुछ अजीब सी जो आप लोगों को पढ़ने में नहीं आ रही थी, अजीब अजीब से कलर थे कुछ। शाबाश शाबाश शाबाश, अब याद रहेगा ये पद, बराबर याद रहेगा। नॉन राइवलरस, कि आप किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं हो सकते कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही लोग आएंगे। जैसे मैंने शमसी बिरादरी के ग्रेवयार्ड का एग्जांपल दिया था कि साहब यहां पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग दफन किए जाएंगे। ऑल्दो ग्रेवयार्ड इज नॉट अ पब्लिक गुड, एग्जाम्पल मेरा गलत था, बट टू जस्ट टू स्पेसिफाई दैट नॉन राइवलरस थिंग, एक वर्ड और था, नॉन, शाबाश मेरा बच्चा, नॉन एक्सक्लूडेबल, कि यहां पर ज़ियारत के बच्चे आकर नहीं खेल सकते। तिकोना पार्क में ज़ियारत के बच्चे आकर नहीं खेल सकते। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल, पढ़िएगा प्लीज जल्दी से। याद रहेगा अजमी? पब्लिक गुड्स मतलब दो बातें तो जरूर आनी चाहिए, नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल, ये जरूर होना चाहिए। नॉन राइवलरस पढ़ा, these benefits are available to all and are not only restricted to one particular consumer, जो मैंने शमसी बिरादरी वाला एग्जांपल दिया, और यहां पर मैंने एग्जांपल दिया ज़ियारत के बच्चे तिकोना पार्क में नहीं खेलेंगे। याद रहेगी बात? नॉन राइवलरस से याद रहेगी, नॉन एक्सक्लूडेबल से याद रहेगी। आप ऐसा बोर्ड नहीं लगा सकते वहां पर कि हाँ साहब यहां पर ज़ियारत के बच्चे नहीं खेलेंगे करके, समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर आप बोर्ड नहीं लगा सकते यहां पर सिर्फ शमसी बिरादरी के लोग दफन होंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इफ दैट प्रॉपर्टी इज अ पब्लिक गुड, समझ में आ गई बात? वैसे लिखने विखने में आप लोगों को जान पर आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं एक मर्तबा आप लोग उसको पढ़ भी लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो ओपिनियन हमने इस बात से ड्रॉ करा है, वो ओपिनियन आपको ये पढ़कर ड्रॉ करना है, जो अभी आप नहीं कर पा रहे हो। जी बेटा, दीज नॉन पेइंग यूजर्स आर नोन एज फ्री राइडर्स, मतलब जो पब्लिक की गुड्स को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी जाकर किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। आई एम लिविंग इन ए किशरॉल राइट नाउ, बट मैं खदीजा को लेके वहां जाता हूं और वो वहां खेलती है तिकोना पार्क में। इट्स नॉट जस्ट कि वहां पे सिर्फ कॉलोनी के लोग ही खेलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? हाँ, पूछ सकती हैं आप। अच्छा, तिकोना पार्क जय कॉलोनी के जो 3 ब्लॉक है ना, बिल्कुल अंदर जाकर वहां है। अच्छा, प्राइवेट गुड्स क्या होंगे बेटा बताओ? जिनको जो राइवलरस होंगे या जो एक्सक्लूडेबल किए जा सकते होंगे, वो सर तो लिखा हुआ है। अगर मैंने चॉकलेट खरीदी है तो वो मेरे फायदे के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक एट लार्ज के लिए। चलो जी, ये काम बताओ आप कैसे करोगे? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। हाँ बताइए। हाँ, बिल्कुल सही सोच रही हैं आप, बिल्कुल करेक्ट डायमेंशन रखा आपने सोचने का। आगे बढ़िए इस बात पर। शाबाश, लेकिन आपको नहीं, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको नहीं लगता कि यही बात तो आपने रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में बोली थी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कब सोचा था आपने? नहीं, उसमें 2 बातें हमने सोची थी कि एक बात तो कि टैक्स कंसेशन और टैक्स
लाइबिलिटी रखवानी है और जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनको देना है। लेकिन आप तो यहां पर वही टैक्स वाली बात फिर चेप रही हैं रखकर। आपका इमीडिएटली इस बात पर यह कहना बनता था कि सर क्या हुआ, उस वक्त हम बजट बना ही क्यों रहे हैं, ये तो बताएंगे सर आप। फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ अवर इकोनॉमी। और हम सर क्या पढ़ रहे हैं, वाई टू मेक बजट। तो सर हमने आपको यह बताया टू रीअलोकेट अवर रिसोर्सेज वी आर मेकिंग बजट, एंड वी आर मेकिंग बजट बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो सर ठीक है ना, क्या हो गया, जब ये रिड्यूस कैसे करेंगे हम, जब हम किसी आदमी से ज्यादा, किसी सेक्टर से ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे, किसी आदमी को सब्सिडीज देंगे, एलोकेशन करके ही तो रिड्यूस करोगे आप इनइक्वालिटीज को। तो मैं आपको यही तो कह रहा था कि मैं आपको कंफ्यूज करूंगा और देखना आप कंफ्यूज हो जाओगी। बात वही है इसमें भी लिखी हुई, लेकिन डायमेंशन अलग है उस बात के लिखने का। पहले हमने ऐसे देखा था बात को, अब हम बात को ऐसे देख रहे हैं। अब पढ़ो इस बात को आगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, कि जहां पर कुछ लोगों के पास ज्यादा हो, किस लोगों के पास कम, और ये हर इकोनॉमी में होता है। इकोनॉमिक inequality is an inherent part of the economic system. Government aims to reduce such inequalities of income and wealth through its budgetary policies. Government aims to influence distribution of income by imposing taxes on rich and spending more on the welfare of the poor. It will reduce the income of rich and raise the standard of living of the poor, thus reducing inequalities in the distribution of income. बहुत खतरनाक बात लिखी हुई है, पहले बताई थी मैंने, लेकिन वो बात मैंने बताई थी फ्रॉम द व्यू ऑफ रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट यहां पर हम इनइक्वालिटीज के रिसोर्सेज से, इनइक्वालिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बात वही है, बात अलग नहीं है, लेकिन हमें बात का डायमेंशन अब अलग ढंग से लिखना है। क्या है देखो, कि यहां पर हमारा मकसद यह है कि जो लोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते चले जा रहे हैं, बैग भर भर के, और किन को दबाकर जा रहे हैं। इसका मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए थे, शायद आप लोगों को याद होगा। मैंने आपको याद होगा कि फार्मर का एग्जाम्पल मैंने दिया था, कि एक फार्मर जो अपने पूरी ट्रॉली को अनियंस को भरकर लेकर आ रहा था। पिछले दिनों में शायद मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था इस बात का। अनियंस को पूरा भरकर अपनी ट्रॉली को लेकर आ रहा था। तो जो ट्रेडर था मंडी समिति में, जैसे यहाँ पर मंडी समिति है, जो ब्रोकर्स जो होते हैं, जो ट्रेडर्स जो होते हैं, क्योंकि वही है लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लेकिन उनकी बाइंग उनको डायरेक्टली कैसे कंसेंसस में लेकर आएगी, उसके लिए बीच में ब्रोकर बैठा हुआ है कि साहब मैं फार्मर हूं, मैंने लाके फालिया को अपना माल बेचा, फालिया के पास एक बहुत बड़ा गोदाम था, फालिया ने उसको वहां पे रख लिया, और आप लोग आए वेजिटेबल होलसेलर्स, आपने आके फालिया से खरीद लिया। बट मेरे पास मार्केट में एक बहुत बड़ा होलसेलर, मेरे पास बहुत बड़ा गोडाउन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो जाहिर सी बात है बाउंड हूं, मैं फार्मिंग करूं या होलसेलर के लिए गोडाउन खरीदूं। तो मैंने फालिया को लाके बेच दिया। अब फालिया ने क्या काम करा, फालिया ने कहा कि इनको ना दबाओ थोड़ा सा और मुझे अपने प्रॉफिट्स मार्जिन बढ़ाने हैं। फालिया को मालूम है कि आप लोग उसको 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो तक खरीद सकते हो, लेकिन फालिया को मुझसे, जब वो 12 रुपए 15 रुपए बेच रही है, तो मुझसे 5 रुपए किलो तो एटलीस्ट खरीद लेती। एटलीस्ट साहब मैंने इतना रिस्क उठाया, मैंने प्रोडक्शन के लिए स्टेप्स लिए, कितनी मेहनतें करी, और मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ उसको। तो फालिया ने ये कहा कि मैं आपको 20 पैसा पर किलो दूंगी। क्या बोल रही है फालिया? 20 पैसा पर किलो। अब मेरी ट्रॉली में से सपोज जितना भी माल है, उस ट्रॉली का खर्चा 2000 रुपए है। जितना माल है उतना पैसा, जितना ट्रॉली को पैसा देना है, उतना पैसा मुझे फालिया देने को तैयार बैठी हुई है। ये हुआ है, बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, कुछ भी इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूं एग्जाम्पल फ्रेमिंग में। तो मैंने ये सोचा कि यार साला दाना मैं डालूं,
सिंचाई मैं करूं, जमीन मैं जोतूं, सारे काम मैं करूं, और उसके बाद उसको लोड मैं करूं, रिस्क मैं उठाऊं, और ट्रॉली के पैसे भी मैं ही दूं, और मुझे यहां पर क्या मिले? सिर्फ वही पैसा जो मुझे ट्रॉली वाले को देना है। तो मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं लेके गया उसको और मैंने कूड़े के ढेर में उड़ेल दिया उसको। वो न्यूज फिर बाहर आम हुई थी कि क्या ज्यादती कर रहे हैं ये मीडिएटर्स। तो फिर इस बात पर बहुत हल्ला हुआ था, और फिर इस बात को रेक्टिफाई किया गया, और फिर इन लोगों पर बाउंड किया गया, एक रूल्स बनाए गए, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, ये रूल्स बनाए गए, ये क्यों बनाए गए? क्यों बनाए गए? फॉर रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। समझ में आई बात? जो बजटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। इन चीजों का बजट बनाया गया कि ऐसा ना हो आगे चलकर भी कि फार्मर्स के साथ गलत हो। तो ये जो फार्मर्स यहां पर दब रहे हैं और ये लोग अपने पैसे भर भर के ऊपर जा रहे हैं, इनकी जेब से पैसा खींचो और इनको प्रमोट करो। समझ में आई मेरी बात? फ्री एलपीजी कनेक्शंस अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना एंड फूड ग्रेन्स at a very nominal price to the BPL families by the government helps to raise the quality of life of the below poverty line populations। मेरा बच्चा, ये ना गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग ये वर्ड्स एग्जैक्टली रिफ्रेम नहीं कर सकते हो। तो बेटर ये है कि आप लोग ना इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, इसमें से कुछ ना कुछ कीवर्ड खींचो। देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा होता, एम्स टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये वाली, और एवरी एवरी इकोनॉमिक सिस्टम में इनइक्वालिटी होती ही है। ये वाली लाइन जो मैंने छोटी कर दी थी ताकि आप लोग कॉन्सेंट्रेट थोड़ा ऐसे ऐसे करके देखो, और ये वाली लाइन जो मैंने रेड कर दी, और ये वाली लाइन जो ये एग्जाम्पल में है, ये तीन बातें अगर आप लोगों ने आंसर में लिखी हुई हैं तो मुझे लगता है और आंसर विल बी कंप्लीट। एक बार ही अच्छे से पढ़ो और दोबारा से। सही मेरा बच्चा? ये क्या होता है? क्या होता है इकोनॉमी स्टेबल हो जाए मतलब? क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? हाँ फालिया बोलिए बेटा। हाँ, और शाबाश, बिल्कुल सही बोला। इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? बोल देना यार, बोल देना प्लीज, बोल देना, मुझे बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज बोल देना। क्या बात है, शाबाश। अभी अभी चैप्टर्स पढ़कर आ रहे हो वो वाले, क्या था? एक्सेसिव डिमांड को कैसे कंट्रोल करना था? ठीक है, उसको उसके अंदर प्राइस लेवल जो हैं उनको कंट्रोल करना है, फिस्कल मेजर्स को कंट्रोल करना, फिस्कल मेजर्स के जरिए, और मॉनेटरी मेजर्स को लेकर आना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स के जरिए। हम ये भी नहीं चाहते कि एक्सेसिव डिमांड हो या इन्फ्लेशन बढ़े, हम बहुत ज्यादा डिफ्लेशन भी नहीं चाहते, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, और जो स्टेबिलिटी हो ना वो ग्रोथ के साथ हो, और ग्रोथ जो है ना प्राइस लेवल में ना हो, आउटपुट में हो। आप अक्सर का जो वो है, हमारी जो जीडीपी बढ़े वो रियल जीडीपी बढ़े, नॉमिनल जीडीपी ही सिर्फ ना बढ़े, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है जीडीपी तो बढ़ ही जाएगी। पहले एक क्विंटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 10 रुपए किलो बिकता था, आज एक क्विंटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 20 रुपए किलो बिकता है। जाहिर सी बात है हमारी पहले की इकोनॉमी के हिसाब से अब 20 ट्रिलियन हो गई हमारी इकोनॉमी। लेकिन क्या ये वाकई अच्छा है? उस 20 ट्रिलियन इकोनॉमी को 20 ट्रिलियन आउटपुट को खरीदने के लिए हमारी देश की जनता को भी तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है यार। तो इसमें
शानदारी कहां रही? कुछ भी शानदारी नहीं है इसमें तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अब आप बताओ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे लिखोगे आप लोग मुझे बताओ क्या क्या बातें आनी चाहिए। वो आप लोगों ने बिल्कुल सही सही डायमेंशन पकड़ी। सोचो फिर दिखाऊंगा। नो नीड ऑफ बुक हियर, क्लोज इट डाउन। बंद नहीं, बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं है यहां पर ही। हम्म, शाबाश, ठीक है। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। ना बहुत ज्यादा बढ़ावे, ना बहुत ज्यादा गिरे हुए, हमें नहीं चाहिए। ना हमें डिफ्लेशन चाहिए, ना हमें इन्फ्लेशन चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सच फ्लक्चुएशन क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दीज फ्लक्चुएशंस थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स। क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी? जीटीपीआर के जरिए। कि साहब ये बैलेंस मेंटेन करना है। कैसे करना है? कि साहब हमें इन्फ्लेशन होने नहीं देना, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होने नहीं देना। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड जो है बहुत हायर होती है एग्रीगेट सप्लाई से। यही तो पढ़ा है। देखो मैं कह रहा था ना, अल्फाज जो आप लोग बात बोल रहे थे वो भी इसका सही आंसर है, और जो यहां पर ये बात लिखी हुई है ये भी संभव सही आंसर है, बट वो जो बातें हमने डिस्कस करी वो ज्यादा रेलेवेंट है यहां के लिए। हर किसी का अपना वर्जन हो सकता है, और क्या खूब हो जाए कि इस बातों के साथ साथ आप अपनी बातें ऐड कर दो। यू विल हैव लॉट ऑफ थिंग टू राइट। जब इतनी ढेर चीजें दिमाग में होंगी तो इतना तो लिख ही लोगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि पिक्चर पूरी हो, आधी अधूरी मत लिखना। मतलब एग्जामिनर को ना पढ़कर लगना चाहिए कि यस यू नो एवरीथिंग। क्या होगा? इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज को हम पसंद नहीं करते। दूसरी बात, गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन द एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। क्या था ये? जीटीपीआर का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट। ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशन। सारी वही बातें आ गई, सारी जीटीपीआर उठकर आ गई यहां पर। अब बताओ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होती है? कि लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए बाय द जीटीपीआर। बस बात खत्म हो गई, इतना ही याद रख लेना बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। समझ में आई मेरी बात? कि साहब क्या है ये सारी हेडिंग्स ये याद कराना मेरा काम है। अभी आप लोग इसकी टेंशन मत लो, मैं याद कराऊंगा आपको। लेकिन एक हेडिंग के अंदर जो कंटेंट लिखा जाना है इसको हम समझ रहे हैं, और समझकर याद रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि साहब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आए, ये बैलेंस कैसे बने कि लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस ना हो जाए, यू और यू ना हो जाए, लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस ना हो जाए। उसको हम कैसे करेंगे? बाय जीटीपीआर। बात खत्म है। सही हो गई बात? ये क्या होता है बेटा? इसको मत देखिए अभी, ऊपर। शाबाश शाबाश। और कौन से होते हैं पब्लिक सेक्टर्स? रेल अथॉरिटी कौन सी है? उसका नाम पता है कुछ? याद है कुछ? वो तो मिनिस्ट्रीज हैं, वो मिनिस्ट्रीज हैं, वो पब्लिक सेक्टर्स नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वाली डिपार्टमेंट्स हैं। गुड। पीवीवीएनएल है हमारे यहाँ, पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर्स। अच्छा, हाउ पब्लिक सेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज? 11th में कॉमर्स सर हमने पढ़ी ही नहीं है। हम तो रट्टाफिकेशन करते हैं सर, और उगल कर आ जाते हैं लेप मल की कॉपियों पर एग्जामिनेशन में, है ना? यही करते हैं ना?
क्या फायदा होगा यार अच्छी पढ़ाई का? टिल नाउ जो भी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी, नेशनल इनकम पढ़ी, एक्सेसिव एंड डिमांड पढ़ी, आपने रेपो रेट वाली चैप्टर्स पढ़े, मनी पढ़ा, बैंकिंग पढ़ा, छोड़ो एक मिनट को कि आप एग्जामिनेशन में आंसर्स कैसे लिखोगे, एक मिनट के लिए उस बात को एक साइड में रखो फिलहाल के लिए। हालांकि सबसे बड़ा मकसद तो यही है, तभी तो इसलिए पढ़ भी रहे हो आप, सबसे बड़ा मकसद तो यही है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं। यही तो चाहा जा रहा है ना, बोर्ड आपको ये सब चीजें क्यों पढ़वा रहा है कि आप उल्टी सीधे रट रटाकर आपको लाकर यहाँ पे एग्जामिनेशन में लिखवाने लगे। हम आप लोग को काबिल बनाना चाहता है, और आप लोग काबिल तभी बनोगे जब आप उसके एसेंस को समझो यार। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना हो जाता है। मैं कह रहा हूं एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। समझ लो मेरा बच्चा, बहुत जरूरी बात है ये। अगर आप लोग इससे दूर रहकर पढ़ोगे ना तो पढ़ाई ना बोरिंग बन जाएगी। सबसे पहली बात तो पढ़ाई बोरिंग बन जाएगी, पढ़ने का दिल नहीं चाहेगा। रट्टाफिकेशन आज लगा दोगे, परसों भूल जाओगे। लेकिन आज समझ लोगे, रटने के दुगने तिगने टाइम में समझोगे। मैं कहता हूं सर हम रट तो लेते 1 घंटे में, समझने में सर गए 3 घंटे। कोई बात नहीं, समझ लोगे ना तो ये 3 गुना आपको याद भी रहेगा। आपका ब्रेन जैसा आप प्रोसेस कराते हो वैसा वो रेस्पॉन्ड करता है। तो हमें समझना है, फायदा उठाना है, और उसके साथ साथ बेहतरीन 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 मार्क्स लेकर आने हैं। मुझे तो ऐसा लगता है शायद आमिर खान ने जो मूवी बनाई थी 3 इडियट्स, वो क्लास मूवी बनाई थी। उसमें जो ये बात बोली गई थी कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। कामयाबी तो झक मार के तुम्हारा पीछे आएगी। और ये बिल्कुल सही बात है यार। जब आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें हैंडल करना आ रही होगी, नॉट जस्ट कि आपको राइटिंग करना आता है बस, तो लोग तो आपसे काम कराने के लिए आपके पीछे आएंगे ना यार। बताओ मुझे। चलो जी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक एंटरप्राइज? पहले तो मुझे ये बताओ, पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये दूर करो, क्योंकि एंटरप्राइज के वर्ड से मुझे बहुत सारी चीजें जोड़नी है आगे तक। मुझे एक वर्ड सिखाना है आपको, एर्गीज। मैं आगे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, आज ही हम कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव सारे। एंटरप्राइजेस क्या, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या, ये नाम देखे हुए हैं? सेल भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ओएनजीसी, भेल, एचपी, पावर ग्रिड, आईआरसीटीसी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, क्या है ये सब? जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, या जिनको गवर्नमेंट ओन करने के साथ साथ रेगुलेट करती है, और उसमें कुछ शेयर दूसरे लोगों का भी है, या इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही शेयर है? ओन कौन करता है इनको? तो गवर्नमेंट पार्टली ओन करती है, गवर्नमेंट 100% ओन करती है? ठीक है, रेगुलेशन भी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो क्या ये नॉन प्रॉफिट अंडरटेकिंग है? क्या इनका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है? तो जब गवर्नमेंट ओन करती है इनको, तो गवर्नमेंट क्यों ओन करती है? गवर्नमेंट तो नॉन प्रॉफिट भी चला सकती थी ना। आज तक ये डिस्कशन नहीं किया होगा आप लोगों ने। मुझे बहुत बोलने को है इस चीज में, लेकिन मैं बाउंड हूं, मुझे अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है। ये कंफ्यूजन यार 12th क्लास के बच्चों को नहीं, 10th क्लास के बच्चों को क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, तो ठीक है ना यार, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स मीट आउट नहीं करोगे। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखना कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं वो लोग प्रॉफिट। उनका जो ओनर्स हैं वो अपने वो प्रॉफिट घर लेके नहीं जाते।
तो भाई जब गवर्नमेंट ही है तो खर्चे तो सारे के सारे निकाल ही लेगी ना, तो वो अपने घर लेके क्या जाएगी इतने प्रॉफिट? तो गवर्नमेंट है यार, तो इनको मैं एनजीओज कह लूं? हाँ, तो ये प्रॉफिट बनाते हैं तो घर लेके नहीं जाते, तो ये एनजीओज की तरह ही हो गए ना फिर। इनमें और एनजीओज में क्या फर्क है फिर? तो इनको फिर पब्लिक सेक्टर्स क्यों बोल रहा हूं? इनको भी मैं एनजीओज कह लेता हूं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन वो एनजीओज हैं, गवर्नमेंट की एनजीओज हैं। इनको भी मैं एनजीओ ही बना लेता हूं फिर आप लोग कभी नहीं सोचते हैं कि कैसे बच्चे हो यार, मेरे अल्लाह। मैं मतलब आंखें बंद करके जो मैंने कह दिया बस वो मान लिया, बस है ऐसा। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। इन लोगों का काम प्रॉफिट्स बनाना है और इन लोगों का काम प्रॉफिट जनरेट करके गवर्नमेंट को पास ऑन करना है। बट ये लोग उस सेक्टर में काम करते हैं जहां पर एक बड़ा एक्सपेंशन चाहिए था, बड़े बजट चाहिए थे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए थे। और उस वक्त जो भी बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने वहां पर वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करे थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने उसमें एक्सपेंडिचर्स करे। गवर्नमेंट ने काबिल तरीन, अपने शानदार तरीन इंजीनियर्स को अपॉइंट किया और उनको रेगुलेट करने के लिए कहा। क्या अमूल भी एक पीएसयू है? अमूल नहीं। क्या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग मैन, इट्स एन एनजीओ। अमूल इट्स अ प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी है वो। उसका काम वहां पर ये था, नहीं समझ यार, वाकई आप लोग उसको रिलेट करके पढ़ ही नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से मैं हट के कॉमर्स पहुंच गया हूं, शायद मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं रहा अभी। लेकिन मेरे लिए ना फिलहाल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में ये बात बतानी मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर जो डिस्कशन है ना, ये एंटरप्राइजेस पर, ये मुझे आगे कहीं करने को नहीं मिल पाएगा। पीएसयूज का डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमूल का फॉर्मेशन उस वक्त के बहुत काबिल तरीन शानदार जो लोग थे, जो मिडिलमैन थे, जो मीडिएटर्स थे, उनको स्पॉइल करने के लिए बना था। जो वहां की गुजरात की एक बहुत रेप्यूटेड जो फार्म इंडस्ट्री थी, जो मिल्क इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। और लास्ट में जाकर वो सारे घर के लोग उस गांव के, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं। वो उनके वेलफेयर के लिए बनाई गई थी अमूल। आप एक ध्रुव राठी की एक वीडियो है, इस पर आप देखिएगा। अमूल ध्रुव राठी करके सर्च कीजिएगा। मैंने वो अपनी 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स की लेक्चर में भी दिखाई थी पूरी वीडियो, कि वो कैसे फॉर्म हुआ और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करवाया जाता है। मैं ऑब्वियसली यहाँ पर सारा डिस्कशन नहीं कर सकता। जब मैंने वहाँ पर बिजनेस में ये बात पढ़ाई थी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को, तब मैंने वो पूरा पूरा डिस्कशन किया था अच्छे से इसका। आप लोग भी जाकर देखिएगा। बहरहाल हमारा कहना यह था कि गवर्नमेंट ने उस पर अच्छा इन्वेस्टमेंट किए और उस पर अच्छे एम्प्लॉयज को बिठाया। और गवर्नमेंट पर प्रॉफिट चाहती है, गवर्नमेंट फ्री में काम नहीं कर रही है। अब एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं बात करूं पावर ग्रिड की, जैसे पीवीबीएनएल, अरे आप लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हो यार। बिजली जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप भी तो फायदा उठा रहे हो। सिर्फ गरीब लोगों को आप फायदा थोड़ी पहुंचा रहे हो। तो जब आप गरीब लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहे तो आप अमीर लोगों को भी फायदा पहुंचा रहे हो, तो अमीर लोगों से पैसा वसूल कर सकते हो आप, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन हाँ, अगर आप डिसेबल्ड को, अगर आप 3 व्हीलर गिफ्ट कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिक जो चेयर होती है वो रिमोट वाली, हाँ वो आप कर रहे हो, तो वो उनको उनसे पैसा वसूल करना, इट्स नॉट जस्ट देयर। तो उसके लिए ये कंपनीज उनको फ्री में तोहफे दें, ये गलत हो जाएगी बात। ये कंपनी
किसी डिसेबल्ड को अगर फ्री में तोहफे देने लगे तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि उनके वो मेन ऑब्जेक्टिव्स में से नहीं है। वो चीज जो होगी वो एनजीओ गिफ्ट कर रही होंगी उनको, वो ठीक है, वो एक अलग बात है। वो अगर उनके मेंबर्स चाहेंगे तो वो बिल्कुल कर सकता है, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। बट इनका काम बिजली बनाना, इनका काम ट्रेन चलाना, इनका काम थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बिजली बनाना, इनका काम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हैवी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं वो बनाना, इनका काम पेट्रोल बेचना। ये एक जनरलाइज काम करने के तरीके हैं। गवर्नमेंट ने इस पे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करे, लाइक अ कॉर्पोरेशन, लाइक अ कॉर्पोरेट, ये लोग भी काम करते हैं, प्रॉफिट भी बनाते हैं, लेकिन प्रॉफिट इज कंप्लाइड बैक टू द गवर्नमेंट और टू द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ। समझ में आ गई बात? तो पीएसयूज का समझ में आया। तो हमने हेडिंग क्या पढ़नी है? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट बजट में जितने भी हमारे पीएसयूज हैं उसके मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों को मैनिफेस्टोज डिक्लेयर करने पड़ेंगे। कितना हम खर्चा कर रहे, क्या वो हमें कुछ कमाकर दे रहे हैं? अगर वो हमें कुछ कमाकर दे रहे हैं तो उनका जो पैसा हमें आ रहा है वो हमें उन्हीं पर कितना लगाना है, और हमें अगर नहीं वो प्रॉफिट्स कमाकर दे रहे हैं तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर दें वहां पर? हम क्या उनको बंद कर दिया जाए? ये समझना है, ये सारी चीजों का डिसीजन लेना है। तो इसलिए लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब आप लोग पढ़िए कि गवर्नमेंट जब बजट बनाएगी तो क्या क्या बातें करेगी उसमें। दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज which are established and managed for the social welfare of the public. Budget is prepared for the various provisions managing such enterprises and providing them the financial help for maintaining the natural monopoly. ये एक नई बात है इसमें। अगर मैं आप लोगों से ऐसा कहूं कि आप को यहां से बॉम्बे जाना है वाया ट्रेन, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने कॉरपोरेशन हैं आपके पास जहां पर जाकर आप ट्रेन चेक कर सकते हैं? मुरादाबाद में कितने रेलवे, कितनी कंपनियों के रेलवे स्टेशन हैं? एग्जैक्टली, इंडियन रेलवेज इज जस्ट वन। क्या रेल का बिजनेस कोई और करता है इंडिया में? हाँ, गवर्नमेंट ही करती है। तो कोई भी आदमी रेलवे खोल क्यों नहीं सकता अपनी? हसन रेलवेज लाइसेंसिंग रोक के रखी हुई है, ये बात तो ठीक होगी, समझ में आ गई बात। क्या कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकता? मैं जैसे मैं बात करूं भेल की, बीएचईएल, इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है लार्सन एंड टर्बो, एलएनटी। तो आपको नहीं लगता कि बीएचईएल के एम्प्लॉयज जो हैं वो सब एलएनटी में शिफ्ट हो जाएंगे अगर एलएनटी का बिजनेस ज्यादा अच्छा हो गया तो? और बीएचईएल की जो जो सेल्स हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी जस्ट बाय द एलएनटी, अगर वो ज्यादा अच्छा बिजनेस करने लगे तो बीएचईएल तो बंद हो जाएगी। अरे आपको कोई एक्सपेंशन करना है, आपके पास दो कॉम्पिटिटर्स आ गए, बीएचईएल और एलएनटी। बीएचईएल वालों ने भी आप लोगों को प्रपोजल दिया, एलएनटी वालों ने भी आपको प्रपोजल दिया, बट एलएनटी वालों ने सस्ता प्रपोजल दे दिया, आप किससे काम कराएंगे? ऐसे ही हर किसी के साथ बीएचईएल वालों के साथ गलत होता चला जा रहा है। अब क्या करें? बीएचईएल वालों के पास काम ही नहीं है करने को। हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट ही करती रहेगी बस, उनके एम्प्लॉइज बस बैठ के खाना खाते रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। अरे तो जब आपको काम ही नहीं करने को मिल रहा तो काम करोगे कैसे आप? हैं? काम मिल ही नहीं पा रहा ना, क्योंकि लार्सन एंड टर्बो खींच के लेके जा रहा है एकदम लगातार। हाँ बेटा, क्या पॉलिसीज बनाएंगे कि साहब एलएनटी को बंद कर दो?
यार पता है दिक्कत यह है, जिसमें इसमें जितना इसमें कंटेंट लिखा हुआ है ना, उतना कंटेंट आप लोगों को सिर्फ बताना मेरा मकसद नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बातें हैं, बट ये डिस्कशन ये वाला कहीं और तवील हो जाएगा, जिस डिस्कशन में मैं अभी आप लोगों को लेके जा रहा हूं। फिलहाल आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट। एक नेचुरल मोनोपोली बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनकी नेचुरली मोनोपोली बनी रहे, लार्सन एंड टर्बो जैसे लोग आके हमारे बिजनेस को कॉम्पीट ना कर पाए। इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ह्यूज पैरामीटर्स पर हम काम करें कि दूसरी और लोग हमारे आसपास भी ना भटक पाए। अगर मैं आज आपसे कहूं कि आपको शुगर फैक्ट्री खोलनी है, it will take around 50 crore or even more than that, 100 crore just of their machineries. Around 100 crore की मशीनरीज लगेंगी, और जितनी जितनी जगह में वो बनाई जाएगी वो अराउंड 200 करोड़ रुपए की आएगी। उस 300 करोड़ रुपयों को लगाकर आपको रेवेन्यू कितना मिलेगा? मुझे लगता है नॉट इवन 8 to 10%। आप लगाएंगे मेंटेनिंग द नेचुरल मोनोपोली? बीएसएनएल क्या हो रहा है इस वक्त मार्केट में, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा। भारत संचार निगम लिमिटेड है ना, मैं दूर संचार, भारत दूर संचार निगम लिमिटेड, हाँ भारत दूर संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। तो उसमें कितना टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किए गए? एक एक टावर में अराउंड 5-5, 7-7 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट्स हुए। कितना ह्यूज नेटवर्क बनाया गया। मैं अभी जियो के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अभी एयरटेल आइडिया के बारे में बात नहीं कर रहा। बट टू मेंटेन देयर नेचुरल मोनोपोली गवर्नमेंट ने कितना काम किया कि इनिशियली किसी भी प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं दिया, पब्लिक सेक्टर को ही काम करने का मौका था इस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, और उसके एम्प्लॉयज को सब सपोर्ट करा। मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं मुकेश सक्सेना जी, जो वहाँ के बहुत अच्छे मैनेजर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे शायद वहाँ पर, बहुत हायर पोस्ट पर थे वो। लेकिन कैसे हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन शुरू करवाया और कैसे बीएसएनएल की रेड लगती चली गई, और आज देखो कोई भी उस पर बात नहीं करता है। हत्ता की बात तो यह है कि बीएसएनएल के टावर्स जो स्टैंड करे गए थे लोहे के, उस टावर्स पर जियो का सर्किट लगा हुआ है, वो उन्हीं का लोहे इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क दे रहा है और बीएसएनएल के नेटवर्क को बेकार कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है वो तो खैर उसको ज्यादा बेहतर जानती होगी, वो मैं गवर्नमेंट नहीं चला रहा इसलिए मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल रोक सकती थी, बट गवर्नमेंट अलग है, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो लोग अलग हैं। उन लोगों को समझना चाहिए था, नहीं समझना चाहिए था। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं उन लोगों को सारे बारे में बातों में जाकर बोलूं। मेरा बस एक क्रिटिक का पॉइंट है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना कह रहा हूं। तो पॉइंट मेरा ये है कि हम लोगों को कोशिश करनी है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम गवर्नमेंट बजट में हम ये बात कर रहे हैं कि जितने भी ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इन पब्लिक सेक्टर्स को, इन पब्लिक एंटरप्राइजेस को हम लोगों को प्रमोट करना है, और कोई दूसरा नैन नवेला आकर इनकी दाल रोटी खत्म ना कर दे, इसके बारे में हमें मेंटेनेंस करनी है। तो हमने यहां पर बात कही थी कि मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग देम द फाइनेंशियल हेल्प एंड नेचुरल मोनोपोली। सही है। अब देखो, नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट when single firm can produce goods and services at a cost which is lower than that of many competing firms। अगर मैं आज आपकी बात करूं, मैंने जैसे एग्जांपल अपने इनिशियल डिस्कशन में रखा था कि आप गवर्नमेंट के आप कितने रेलवे कंपनीज को जानती हैं। आपने कहा सर हमें तो सिर्फ इंडियन रेलवेज को जानते हैं। इंडियन रेलवेज मुरादाबाद से काशीपुर जाने के लिए 15 रुपए का टिकट चार्ज करता है, बट सोचो एक हसंस रेलवेज आ जाए और वो 12 रुपए का टिकट लॉन्च कर दे, तो लोग इंडियन रेलवे से जाएंगे? वो तो फिर हसन रेलवे से जाएंगे ना। लेकिन
गवर्नमेंट ने ये सोच रखा है कि आज की तारीख में भले ही से हसन रेलवेज इनकॉर्पोरेट हो जाए, चलो हम मान लेते हैं कि उनको हम लाइसेंसिंग हमने अलाउ कर दी, लेकिन उसके बावजूद जब हसन ये देखेगा कि रेलवे को चलाने के लिए एक टिकट की कम से कम यहां पर 60 रुपीज की जरूरत है और इंडियन रेलवेज ने ऑलरेडी उसको 15 रुपए में कर रखा है, तो वो कैसे 12 रुपए की कॉस्टिंग दे सकता है? इतना हैवी इन्वेस्टमेंट्स और रेगुलर लॉसेस नहीं बना सकता कि वो साहब अपना जो कॉस्टिंग जो है उसकी 12 रुपए पर लेकर आ जाए। तो ये मेंटेनेंस कौन कर रहा है, मुझे ये पूछ रहा हूं आपसे, ये मेंटेनेंस कौन कर रहा है कि 60 रुपए की कॉस्टिंग आने के बावजूद भी हम सिर्फ 15 रुपया चार्ज कर रहे हैं? कॉस्टिंग ये है 60 रुपया, लेकिन फिर भी हम 15 रुपए चार्ज कर रहे हैं। 45 रुपए का लॉस हर टिकट पर क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट करनी चाहिए, कि यहाँ पर भले ही से हम कम उठा रहे हो, लेकिन और हम एसी क्लासेस में और बाकी जगहों पर हम अच्छा पैसा कमा लेंगे। एग्जैक्टली होता है। दूसरे और रेवेन्यू से कंपनसेट करा जाता है, एग्जैक्टली बात यही है। लेकिन बहरहाल इतना बल्क इन्वेस्टमेंट करके रखना, और ये कौन डिसाइड करेगा कि साहब हमें नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट करवानी है आईआरसीटीसी की? तो गवर्नमेंट को ये बारे में बजट में क्लासिफिकेशंस करने पड़े। बजट में बनाते वक्त इस साल अगर हमें इंडियन रेलवेज को जिंदा रखना है तो हमें ये सारे काम करके रखने पड़े। समझ में आई बात मेरी? ओके सर, स्टेबिलिटी तो अजीब हो गई, ग्रोथ कैसे लेकर आएंगे आप? इकोनॉमिक ग्रोथ है जरूरी, बजट में इसका डिस्कशन होना चाहिए कि हम कैसे अपने ग्रोथ को अचीव करेंगे। तो हमें रियल जीडीपी बढ़ानी है या नॉमिनल जीडीपी बढ़ानी है? पढ़िएगा। अक्सा के फॉर्म्स याद आ गए? लाइन का मतलब समझ में आया? अगर हम ऐसा करेंगे, इट कैन स्टिमुलेट द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, और अगर हम ऐसा करेंगे तो जो आप कह रहे थे ना कि एस्टैब्लिशिंग द पब्लिक सेक्टर्स, एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज और फलाना और ढिमकाना और ये और वो ये सब वाला, ये वाला पॉइंट है वो। तो क्या होगा? Government expenditure is a major factor that generates the demand for the different types of goods and services in the economy, which induces growth in private sectors also. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करके हम प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी धूम मचा सकते हैं। कैसे? एनएचएआई, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, उसके अंदर हमने खूब इन्वेस्टमेंट्स की बात करी, लेकिन अब वो सब लेंडिंग्स कर रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग्स कर रहे हैं। किसको किसको दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? प्राइवेट सेक्टर्स को। शौचालय बनाने हैं, गवर्नमेंट की चीजें हैं, लेकिन कौन बना रहा है? प्राइवेट सेक्टर को सब लेंड कर दिया गया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दी गई। इस तरीके से पूरी इकोनॉमी में सुधार आ रहा है। तो साहब हमने यहां पर पढ़ा पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना। देखो बेटा, समझाने के लिए 50 चीजें बताई जाती हैं, बट जहनों में कुछ चीजें चिपकाई जाती हैं। आपका इस वक्त ताजा ताजा आपका मसाला बना रखा है, अपने पास कुछ चीजें अभी हाथों हाथ कुक कर लो। अगर मैं ये कहूं कि नेचुरल मोनोपोली बनवाकर रखना और फाइनेंशियल हेल्प देना, किनको? पब्लिक सेक्टर्स को, ये उनके बजट के ऑब्जेक्टिव्स में से होगा।
और पब्लिक सेक्टर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिसमें लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है और जिनके जो सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। इंडियन रेलवेज अगर ना हो तो सोच के देखो कि मैं पूना से मुरादाबाद तक कैसे आता। कई बार सोच चुका, वहां पर स्वाइन फ्लू चला था एक बार जब मैं वहीं था। तो सोच के देखो कि मैं इतना लंबा चलकर मैं कैसे आता मुरादाबाद तक, जिसमें मुझे 4-4 बसेस बदलनी पड़ती हैं और मैं कम से कम 4 दिन का सफर करना पड़ता मुझे। लेकिन वहीं पर ही मैंने सिर्फ 1 दिन का सफर करा। मैं यहाँ से लखनऊ गया था अभी पिछले दिनों में, जब मेरी अकाउंट ऑफिसर वाली पोस्ट की बात हुई थी। तो मैंने सोचा भी नहीं कि मैं लखनऊ बस से जाऊं। 4 घंटे का सफर, 5 घंटे का सफर मैंने ट्रेन से किया, मैं पहुंच गया माशाल्लाह। वहीं अगर मैं बस से जाता तो कम से कम 12 घंटे लगते मुझे बस से। तो सोच के देखो कि अगर ये पब्लिक सेक्टर्स हो ही नहीं है, वेलफेयर हो ही नहीं पाएगा यार। फिर सोशल वेलफेयर के लिए होता है, फाइनेंशियल हेल्प देना गवर्नमेंट का मकसद है, और उनको नेचुरल मोनोपोली बनवाना भी। और नेचुरल मोनोपोली क्या होती है वो आपको यहां पर पता चल रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव करनी है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। कैसे करेंगे इसको? टैक्स रिबेट्स के जरिए। किसको दोगे टैक्स रिबेट? देखो यही बात, पुअर सेक्शन को। अच्छा, या उस पब्लिक सेक्टर्स को जिनको आप जिंदा रखना चाहते हो। पढ़ो, प्रोडक्टिव वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट। जिन वेंचर्स को आप जिंदा रखना चाहते हो, आप उन सेक्टर्स को टैक्स रिबेट्स दे रहे हो। एग्रीकल्चरल पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं होता है, ये मैंने बताया था आपको। तो क्या वो सिर्फ गरीब ही लोग एग्रीकल्चर करते हैं? तो आपके दिमाग से तो यही लग रहा है मुझे। देखो, हम अगर क्लास में इंटरेक्शन करते हैं ना, तो कुछ गलतियां होती हैं हमसे क्लास में। उस गलतियों से हमारी बेइज्जती नहीं होती है, लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन के वक्त पर नबीहा अगर कभी लिखेगी ना टैक्स रिबेट्स, तो उसके दिमाग में ना चिपकी भी होगी ये बात कि नॉट फॉर पुअर बट फॉर द प्रोडक्टिव वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट्स। ये बात उसको याद रहेगी। क्या खूब होता अगर ये गलती आप लोगों ने भी करी होती, तो ये बात आपको याद करनी नहीं पड़ती फिर। इसलिए मैं कहता हूं इंटरैक्टिव बनाओ क्लास को। और आपके गलत बोलने पर आज तक कभी नहीं डांटा है मैंने। तो साहब, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? कैसे करोगे उसको? रियल जीडीपी क्या होती है? यहां पर एक लाइन लिखी हुई थी छोटी सी। रियल जीडीपी क्या होती है? शाबाश। इंक्रीज इन जीडीपी बाय द इंक्रीज इन आउटपुट, नॉट इन द प्राइसेस। अगर प्राइसेस बढ़ते हो तो क्या बोलते हो उसको? नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है उसको। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, ये कैसे करना है? बजट्स बनाने हैं इन चीजों के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले टैक्स रिबेट्स देनी है पुअर लोगों को फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट। जो लोग प्रोडक्टिव वेंचर्स कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स में अभी अभी लगे हैं, उन लोगों को हमें टैक्स रिबेट्स देने हैं। और दूसरा क्या था? हाँ मेरा बच्चा, दूसरा क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था मेरा बच्चा? स्पेंडिंग मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम ये बात आएगी ना स्पेंडिंग मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आप लोगों को 2 बहुत स्पेशल पॉइंट्स ऐड करवाऊंगा। लेकिन अभी आप लोग बताओ मुझे, स्पेंडिंग मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या लिखोगे? बस स्पेंडिंग मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बस।
जिससे कि प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़े। आप चाहते हो आप चाहते हो रियल जीडीपी बढ़ाना। मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स बहुत दिग्गजों के साथ मेहनत कर रहे हैं, किसी तरीके से किसी तरीके से उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो गवर्नमेंट को अच्छी इकोनॉमी बनवा दें। तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इनके ऊपर खूब अच्छे टैक्सेस लाकर डाले जाएं? नहीं, टैक्स रिबेट्स दे दिए। लेकिन बेचारे लोग वो परेशान हो रहे हैं जिनके अंदर कैलिबर है, जिनके अंदर स्टैमिना है कि हम अपनी फैक्ट्रीज कहाँ लगाएं, जगह ही नहीं है कोई। तो क्या करो, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे सो दैट वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पर अपने अच्छे से कर सकें। तो क्या करे गवर्नमेंट? एक मिनट ये वाली बात पढ़ लीजिए, फिर मैं इसी वाली बात से कनेक्ट करूंगा। एक मिनट ये वाली बात पढ़ लीजिए। ये वाली बात तो ठीक है, इस वाली बात में आप लोगों को देखना पड़ेगा। मैं इस वाले पॉइंट पर अभी आऊंगा। इस वाली बात को आप, ठीक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये वाली बात को मैं कह रहा हूं कि इस बात पर आप लोगों को बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि जिन सेक्टर्स को आप प्रमोट करने की सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं आप उस पर ऑलरेडी बहुत सारा पहले ही पैसे खर्च कर चुके हो। ये बात आपको समझनी होगी। आई एम नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि आप लोगों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देना है। आप लोगों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देना है फॉर एनहांसिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये कैसे करेंगे आप? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है भाई। कैसा करवा कर देगी? कैसे? SEZ एरियाज बनाकर देगी। पिछले वाले पॉइंट से नए दूसरे वाले पॉइंट को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी है। स्पेंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करेंगे सो दैट, आइए एक्सपोर्टर साहब आप यहां पर आकर डेवलपमेंट करिए, हम आपको जगह दे रहे हैं और उसी के साथ ही साथ आप लोगों को बेनिफिट्स दूसरे मिल रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही नहीं कि हमें उन एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करना था, बट इस बैकवर्ड एरिया को देख रहे हो, यहां पर सब खेती खेत चारों तरफ थे, इंस्पेक्शंस नहीं होते, टैक्स रेट्स कम होते हैं, एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज आउट ऑफ द इंडिया। ये बात पता है आपको? कुछ कुछ जगहों पर इनको स्पेशल एरिया, स्पेशल इनको अलाउड है ये बात। इन लोगों को जीएसटी के लिए रिबेट्स स्पेशल मिले हुए हैं, बहुत फायदे हैं। जो मैं हमेशा बात बोलता हूं ना टेविस्का सॉल्यूशंस की आप लोगों को, वो एक इयॉन खराड़ी आईटी पार्क में स्टैब्लिश थी। बाद में एमएटी लग गया था तो उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, लेकिन इनिशियली अगर एमएटी नहीं लगा होता तो उन लोगों को टैक्सेस पे करने की जरूरत ही नहीं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। पढ़िएगा बेटा, रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज, कि यहां से गांव देहात का इलाका, लालपुर बस्तौर बागबड़ा, जो बिल्कुल रिमोट एरिया थे जहां पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आज से इस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, इंडस्ट्री एरिया बना रहे हैं यहां पर हम। अब सारे एक्सपोर्टर्स शहर छोड़कर, जो फैक्ट्री शहर में चला रहे थे, वो छोड़ छाड़ कर पहुंच गए उन एरियाज में। है करूड़ा एसईजेड एरिया में नहीं आता है, उसका कुछ एक पार्ट इंडस्ट्री में एरिया में आता है, इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं आता, लेकिन लालपुर बस्तौर और इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। पागबड़ा एसईजेड एरिया है वहां पर बना हुआ। तो जैसे आपका वो है यहाँ पे रेड टेप है काशीपुर में, मनुआ खेड़ा, क्या नाम है वो जगह का, जहां पे रेड टेप का वो है आउटलेट, रामनगर रोड पर नहीं, अलीगंज रोड पर, महुआ खेड़ा। महुआ खेड़ा याद है? महुआ खेड़ा तो पता है आपको, वो एसईजेड एरिया है। सुन रहे हैं मेरी बात बच्चा? तो
जो बेचारे गांव के लोग, उस देहात के लोग जो अपनी जमीनों को बेचने के लिए तरसा करते थे, गवर्नमेंट ने उन्हीं की जमीनों को एसईजेड एरिया बना दिया और उनकी जमीन जो है सोना उगलने लगी। और वो जो लोग वहां से काम करने के लिए शहर में आया करते थे, अब वो अपने घर से बड़ी पास अपनी फैक्ट्रीज में पहुंच जाते हैं। रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज। पढ़िएगा आगे। द गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटी थ्रू द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर इंक्रीजिंग द सेटिंग ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, फॉर एग्जाम्पल एस्टैब्लिशिंग ऑफ द एसईजेड इन द बैकवर्ड रीजन फॉर मोर डेवलपमेंट। मुझे नहीं लगता कोई बहुत स्पेशल बात बोली है इसमें इन्होंने, तो याद रखने जैसी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गरीब लोगों को मनरेगा करके एक चीज होती है, एग्रीकल्चरल, हाँ, तो इन लोगों को, गरीब लोगों को काम करने के लिए लगाइए आप। और इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये गरीब लोग खाना कैसे खाएंगे? और खाना खाने के लिए जाहिर सी बात है फिर चोरी चकारी करनी पड़ेगी। उसको सपोर्ट करने के लिए आपको, उसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको पुलिस एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। तो इतना चक्कर फैलाकर क्यों खर्चा करो? पहले मारपीट करवाओ, इन लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे दो ना। खर्चा तो पुलिस के लिए भी करना ही पड़ेगा, फिर तो खर्चा यहीं पर कर दो फिर। तो ये लोग भी अपने आप वेल पेड जॉब लेकर खाएंगे, सुकून से रहेंगे, पुलिस भी आराम से, ये लोग भी आराम से, सुकून रहेगा, इत्मीनान रहेगा। पढ़ो इस बात को। Creates jobs for the different sectors of the workforce in rural and urban areas. Government aims to provide jobs through various employment generation schemes like मनरेगा, SIS RY, PMRY etc. ये वाली दो, बाकी की मुझे पता नहीं। रूरल योजना, SJSRY, ये मुझे नहीं मालूम क्या है। बहरहाल हमारा मकसद था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इसके इनर वाले एरियाज को तो पकड़ लिया, बट अभी हम लोगों ने इसके कीवर्ड्स को फ्रेम नहीं किया। तो एक बारी मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे थोड़ा सा बताओ कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी रिटन इन द हेड ऑफ द रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ बेटा, वहां पेज कहां चला गया यार? हाँ मेरा बच्चा, जल्दी से बोलो, टाइम खत्म हो रहा है फिर, क्योंकि फिर हमें इसकी शॉर्टकट याद करने हैं अभी अभी में, बस जल्दी जल्दी बोलो। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या बोलना है? कीवर्ड्स बोल दो बस, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग लिख पाओगे या नहीं। सोशल वेलफेयर, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज देंगे हम, और हैं? ठीक है, तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? मेरा बच्चा, तो कुछ बढ़ना पड़ेगा आज। मैं कह रहा हूं ना, आपको 12th क्लास के बोर्ड के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, वो उतर के आपके लिए नहीं आएगा। नॉन राइवललेस और नॉन एक्सक्लूडेबल, क्या था वो? नॉन राइवललेस, नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक हो गई बात ये। अब यहां से क्या था, दूसरा हेडिंग क्या था? हाँ, क्या था? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द इनकम एंड वेल्थ। यहां पर क्या करना था हमें? दो बातें याद करनी थी, बहुत जरूरी, कि इनइक्वालिटीज तो हर इकोनॉमिक सिस्टम में होती है, और एक लाइन थी रेड कलर की यहां पर, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से, सब बिल्कुल मुझसे बिना बोले पढ़ो ध्यान से।
सही है। अगली हेडिंग क्या थी? स्टेबिलिटी वाली, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वो कैसे अचीव होगा? लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस को हमें रोकना है, उस स्टेज को कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करना हो। कैसे होगा? जीटीपीआर। अब उसमें जीटी वाली बातें इसमें लिखी हुई थी, पीआर वाली बातें इन्होंने नहीं लिखी थी। आप जी वाली बात बता देना, टी वाली बात बता देना, काम हो जाएगा। देख लो, लेकिन देखो फ्रेम कैसे किया है वो पढ़ो एक बार। पूरी बुक को कोई भी आदमी वर्ड बाय वर्ड नहीं रख सकता, लेकिन उनके एसेंशियल एलिमेंट्स को ध्यान रखना हमारे लिए लाजमी है। ये सब चीजें आप लोगों की पढ़ी भी हैं। पिछले चैप्टर से ही रिलेटेड है। सही है, आगे बढ़ सकता हूं? क्या था आगे? मैनेजमेंट ऑफ, इसमें क्या बातें थी? वो तो चलो ठीक है, एग्जाम्पल्स थे यहां पर दिए हुए, लेकिन लिखना क्या था? दो बातें, नेचुरल मोनोपोली मेंटेन करना था और फाइनेंशियल हेल्प देनी थी उनको। और कौन होते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस? कौन होते हैं, किस लिए बनाई जाती हैं? और सोशल वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, पब्लिक। ये नेचुरल मोनोपोली बात डिस्कस कर दी थी। फिर इसके बाद क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव कर? रियल जीडीपी, सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है पहले ये बता दिया हमने। अब क्या लिखना था आगे? हाँ, टैक्स रिबेट्स देने थे किन लोगों को? ठीक है, हमें कुछ टूल्स इस्तेमाल करने थे जिसमें है टैक्स रिबेट्स। क्यों करना था? क्योंकि स्टिमुलेट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। और तो कैसे करना था फिर वो बात? वो अगली हेडिंग का नाम बता रहा था, रीजनल डिस्पैरिटीज इन एन इकोनॉमी। और यहां पर ये बात हमने देखी थी कि जब भी आप किसी को सब्सिडी देने की बात करो या कुछ भी करो, तो ध्यान ये रखना कि ऐसा ना हो कि ऑलरेडी जिस पर बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी हुई हो आपने और बढ़ा दी, उतनी की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। ये बात आप चेक कर लेना बस। रीजनल डिस्पैरिटी वाली बात पर ये एसईजेड वाली बात आ गई थी। और लास्ट क्या था? देखो जी यार, ये मैं, आप एक मिनट फोन ले लीजिए, मैं इसको ऐसे नहीं दिखाना चाह रहा। हाँ मेरा बच्चा, चलिए स्टार्ट करें। अब ये जितना भी हमने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे,
इन सबको मैं आपके दिमागों में एक वर्ड के साथ लाकर जोड़ना चाहता हूं। वो वर्ड आ जाए गवर्नमेंट बजट कंप्लीट। मेरा मकसद ये है, क्योंकि आज इतना डिस्कशन करने के बाद आप लोग, हो सकता है कि शायद हेडिंग मुझे बता दें अभी, बट मैं अगर बात करूं 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तो आप लोगों को कनेक्ट नहीं मिल पाएगा इस बात का कि क्या क्या हेडिंग्स थी, कैसे थी। और मुझे लगता है कि इन केस अगर आप लोगों को कोई हेडिंग काम में बता देना, तो उस हेडिंग में क्या लिखना है वो आप लोग आराम से लिख पाओगे। है ये बात कि बस हेडिंग पता चल जाए, बस सर हेडिंग बता दीजिए, हम बाकी सब कुछ लिख लेंगे सर। तो मेरा मकसद यह है कि वो हेडिंग जो है ना, वो ब्रेन आपका खुद ही याद कर ले। वो कैसे करना है जरा ध्यान से। सबसे पहले हेडिंग क्या था? रिसोर्सेस का रीअलोकेशन करो। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस था। तो मैंने कहा रिसोर्सेस का रीअलोकेशन करो। फिर मैंने कहा रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन द इनकम एंड वेल्थ, यही थी। तीसरी क्या थी? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। चौथा क्या था? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। और क्या था? फिफ्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ। सिक्स क्या था? रीजनल रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटी। सातवां क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप देखो कुछ सब में ना रेड रेड कुछ तो भी है, देख लिया? अब ये रेड रेड जो है ना, मैं यहां झोंकने वाला हूं, लेकिन ये जो झोंक रहा हूं ना मैं, इसको मैं एक तुकबंदी के साथ बना रहा हूं, कुछ एक खामखा फलसफा, बिल्कुल एब्सर्ड बेसलेस बात, कुछ भी इसका फायदा नहीं। लेकिन बस फायदा यह है कि हम इससे याद रख सकें। मैंने क्या कहा? एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज की ग्रोथ करनी है। क्या बोल रहा हूं? एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज की ग्रोथ करनी है, तो रीजनल इनइक्वालिटीज को, रीजनल इनइक्वालिटीज को और एम्प्लॉयज स्टेबिलिटी को कंट्रोल करो। रीजनल इनइक्वालिटीज मतलब कि यहां के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, वहां के लोग बेकार होते हैं, कि साहब महाराष्ट्र के लोग बहुत अफजल हैं और यूपी के लोग बेकार हैं। इसको खत्म करो। अगर तुम्हें अपनी एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज की शानदारी लेकर आनी है, बढ़ाना है उनको, तो तुम इन बातों को छोड़ दो और तुम्हारे पास जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना, वो तुम्हारे साथ जुड़े रहें, तब तुम लोग शानदार हो। मतलब अगर मैं अपना कोई भी यहां पर HSN एकेडमी बनाऊं और मेरे पास 20 सालों से एक ही स्टाफ काम कर रहा है, आपको ये बात ज्यादा अच्छी लगती है या ये बात ज्यादा अच्छी लगती है कि हर साल वो इंसान रूठ के मुझसे चला जाता है और मैं किसी दूसरे नए बकरे को पकड़ लेता हूं? 20 साल से एक एम्प्लॉय मेरे साथ है, उसी को तो कहोगे ना कि आप उन रिसोर्सेज की ग्रोथ कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला? अभी इन सब चीजों को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं सिर्फ इसको याद रखो, इससे इसको कनेक्ट मैं करवाऊंगा। एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे होगी? रीजनल इनइक्वालिटीज को खत्म करना है और एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी रखनी। मैं कह रहा हूं, दोबारा से सुनो मेरी बात। एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे होगी? एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे होगी? रीजनल इनइक्वालिटीज को खत्म कर दो और एम्प्लॉयज को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आओ। सही है? एंटरप्राइज के रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे होगी? रीजनल इनइक्वालिटीज को खत्म करनी है और एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी बढ़ानी है। इस चीज के लिए सिर्फ ये वर्ड इस्तेमाल कर लेना, एग्रीज। जब भी बात आए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो सिर्फ एक बात याद रखना, एग्रीज। एंटरप्राइज के रिसोर्स की अगर ग्रोथ करनी है तो रीजनल इनइक्वालिटीज को खत्म कर देना और एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटीज अचीव कर लेना। बात खत्म। अब सुना दो मुझे। एग्रीज याद रखना है बस। ऑब्जेक्टिव्स इज इक्वल्स टू एग्रीज। जब सोच के देखो, इतनी पूरी बुक ढेर लगी पड़ी होगी, पूरी बुक का ढेर लगा हुआ होगा,
उस ढेर लगे हुए स्टफ पे आप इतना स्पेसिफिक कैसे लिखोगे? जाहिर सी बात है वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है ना? एग्रीज, ऑब्जेक्टिव और एग्रीज, गवर्नमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और गवर्नमेंट बजट इज इक्वल टू एग्रीज। एग्रीज क्या बोलो? पहले ना इसको एक जगह पर लिख लेना संभाल के, अभी मेन हेडिंग्स मत लिखना शुरू करना। एग्रीज को लिख लेना, क्या था एग्रीज? एंटरप्राइज के रिसोर्सेज की ग्रोथ के लिए एंटरप्राइज, रीजनल इनइक्वालिटीज को खत्म करना कि साहब महाराष्ट्र के लोग अच्छे हैं या वहां के लोग अच्छे हैं, भाई सभी लोग अच्छे हैं मेरी नजर में। एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी, ठीक है ना? जब आप यूपी के लोगों को नीचा और महाराष्ट्र के लोगों को ऊपर या वाइस वर्सा अगर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को रीजनल इनइक्वालिटीज नहीं करोगे। और एम्प्लॉय अपनी इज्जत चाहता है और एम्प्लॉय पैसा चाहता है, तो मिलेगा तो वहां रुकेगा, सही है? तो एंटरप्राइज की रिसोर्सेज के ग्रोथ के लिए और रीजनल इनइक्वालिटीज को दूर खत्म करना है और एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ एंटरप्राइज से क्या मेन वर्ड था यहाँ पर? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। रिसोर्सेज में क्या वर्ड था? शाबाश। और क्या था आगे? ग्रोथ से क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आर से क्या था? रिड्यूसिंग दी रीजनल डिस्पैरिटीज और रिड्यूसिंग दी इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और आगे क्या था? एम्प्लॉय से क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये जब हेडिंग्स वहां पर बताया जाए ऐसी खच या खच लिखी हुई होंगी ना, और उसके बाद एक एक करके सबको एक्सप्लेन करना, मैं मान ही नहीं सकता आपका टीचर 1 मार्क्स भी काट सकेगा आपका इंशाल्लाह। याद हो गया? तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? बस इसको एक बार जाकर पूरे तरीके से फुल फ्लैश आप जाकर आंसर लिखना, आज ही लिखना। ऐसे लिखना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इज इक्वल टू एग्रीज। एग्रीज क्या है पहले वो लिख लेना, फिर पेंसिल से लिखना ये, फिर उसके बाद हेडिंग्स पूरी उससे एग्रीज वाले वर्ड से फ्रेम करना, पूरी हेडिंग्स लिख लेना, फिर एक एक पॉइंट को अच्छे से इन डिटेल पूरा का पूरा लिख के 4-4, 5-5 लाइन में एक्सप्लेन करना उसको। और ये आज ही कर लेना, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं इंशाल्लाह। ये पेपर जो आपका लिखा हुआ है ना, ये आप लोग बस एक मरतबा एग्जाम से पहले देखकर चले जाओगे ना, तो आपको सब याद आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। स्लाइड चला दीजिएगा बेटा। मैं करता हूँ।